नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं 2023 के। उसमें 3 मार्च के जो पेपर हुआ था उसका रिव्यू है ये। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो हम ये बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर, जो एसएससी पहली शिफ्ट में पूछा गया है। 3 मार्च का रिव्यू है ये, ठीक है दोस्तों। तो पहला पहला क्वेश्चन है, 1853 में पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी। ठीक है दोस्तों। तो इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे की शिफ्टों में, जो भी ये देख कर जाना है एक बार रिव्यू। अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। भारत में पहली रेलवे ने 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए 34 किलोमीटर की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, जो कि 1853 में चली थी। यह साहिब, सुल्तान और सिद्ध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 13 गाड़ियाँ थी। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देख लीजिएगा। ट्रेन से संबंधित भी आ रहे हैं कि इतिहास, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 0 से 3 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा स्कीम चला गया है। तो मेरी वीडियो है पिछली, भारत के द्वारा चलाई गई योजनाएं, उसमें आप मेरी प्ले लिस्ट में पढ़िए, वो जाकर देख सकते हैं। तो उसमें सारी योजनाएं हैं। तो ये योजना ये पूछी है कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा स्कीम या कौन सी योजनाएं चली गई। तो यह योजना थी निपुण योजना। इसके माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। जो मैथ है, मैथ को सिखाया जाएगा कक्षा 30 के अंत तक, ठीक है। तो कक्षा 3rd तक ये अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान कर दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। यह निपुण भारत मिशन स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा है। जो निपुण भारत मिशन चल रहा है उसका ही एक शिक्षा कार्यक्रम है, उसका एक हिस्सा है। तो ये 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से समुदाय से आती हैं। तो आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानकारी लेकर जाना है पूरी, उनके बारे में कि वह कहाँ से बिलोंग करती हैं, वह पहले किस राज्य की राज्यपाल थी और कौन सा गाँव कौन सा, समुदाय कौन सा है, और वह आप कौन से पद पर हैं, ये आपको सारा ध्यान रखना है। उसी तरह प्रधानमंत्री जी के बारे में याद रखना है, राज्यपालों के बारे में याद रखना है। तो द्रौपदी मुर्मू जी किस समुदाय से थी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। आदिवासी समुदाय से आने वाली यह देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के साथ ही वे देश की सबसे युवा राष्ट्रपति और इस पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला भी हैं। मुर्मू जिस संताल समुदाय से आती हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी कौन से समुदाय से आती हैं, संथाल समुदाय से। तो संथाल समुदाय से आती हैं। वह सबसे पढ़े लिखे आदिवासी वर्गों में से एक हैं। इतना ही नहीं, मुर्मू के समुदाय का इतिहास और भाषा भी इस वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बटोर रही हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आपको जानकारी लेकर जानी है, ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में भी, यह कौन सा आर्टिकल में है और यह कितने पद तक कार्यकाल है इसका, इसके वेतन भत्ते कितने हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी योग्यताएं वगैरह, अर्हता, ये सब देख कर जानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य का है। तो जनगणना के 2011 के जो क्वेश्चन है कुछ, वो मैंने एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट्स वीडियो है, 15 मिनट की है कम से कम, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, राज्य में बिहार ने उच्चतम TFR 3.2 की दर्ज की है, ठीक है। जनगणना में सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार में है और सर्वाधिक घनत्व भी बिहार में ही है। तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जाकर। हाई कोर्ट कौन सा अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी देख कर जाना है, पॉलिटी से संबंधित इसका। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद आर्टिकल 32 के तहत वह रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट यह समान अधिकार रखता है कि वह भी रिट जारी कर सकता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे भारत की संविधान की आत्मा भी कहा है। वो जो भीमराव अम्बेडकर जी थे हमारे, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति
प्राप्त है और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रेस्टोरेंट जाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये आपको देखना है कि ममता का केस था, नहीं मेनका गांधी बनाम भारत राज्य है, वो आपको पढ़ के जाना है, वो देख लीजिएगा एक बार, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आर्टिकल तो सारे याद होने ही चाहिए। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है ना स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण किया गया है। इसमें पहली है भाषा और अभिव्यक्ति की, दूसरी है सभा करने की, तीसरी है संगठन बनाने की, और चौथी है आंदोलन की और निवास स्थान की। तो ये स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो आर्टिकल 19, रेस्टोरेंट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। पहले शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कर दिया है। अनुच्छेद 22 कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों अनुसंधान केंद्रों के बारे में भी आपको देख कर जाना है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। तो ये आपको देख कर जाना है अनुसंधान केंद्र जितने भी हैं। तो राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र यह राजस्थान के भरतपुर के सीवर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके निदेशक जो है वो डॉक्टर PK राय हैं। लक्ष्य क्या है इसका? तेल और पोषण सुरक्षा के लिए वैश्विका विज्ञान, ठीक है। तो ये अनुसंधान केंद्र याद रखना है। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड कौन से हो सकते हैं। आगे चलते हैं, ये कुछ अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो है कटक उड़ीसा में। केंद्रीय कपास संस्थान यह है नागपुर में। भारतीय गेहूं और जौ संस्था ये कहाँ पे है? ये करनाल में, हरियाणा के। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ये है मैसूर में। तो ये आपको याद करके जाना है, देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, जफर खान किसका सेनापति थे? मीडिएवल हिस्ट्री से आ गया है। हिजबुद्दीन जो अपने शीर्षक जफर खान से बेहतर माना जाता था, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। उन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान कई बार मुल्तान, समाना और सिविस्तान सिंध का प्रभाव संभाला। ठीक है, तो मीडिएवल हिस्ट्री भी आ रही है, ये आपको देखकर जानी है। तो आगे चलते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है कि डॉपलर इफेक्ट, तापमान घटता है बढ़ता है वह कौन सा है? तो ये डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछा गया है मेनली। तो ध्वनि में आवृत्ति परिवर्तन के प्रभाव को सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर उसे डॉपलर प्रभाव कहा गया। डॉपलर के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। तो ये डॉपलर प्रभाव था। तो साइंस से देखिएगा, डॉपलर प्रभाव देख लीजिएगा, न्यूटन के नियम देख लीजिएगा और गैलीलियो के नियम देख लीजिएगा, बाकी आगे और भी हैं, तो उनको आप एक बार ध्यान से देख के जाना। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आया है अयस्को से कि बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। यह देश के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन करता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम उत्पादन का प्रमुख अयस्क है, ठीक है, और महत्वपूर्ण अलोह युक्त भी है। भारत में 3896 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधन उपस्थित है, जो भारत के लिए काफ़ी है। चलते हैं आगे की ओर, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कॉपर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कॉपर सर्वाधिक 46% का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। इसकी प्रमुख खदान बालघाट है जो मलज खंड में है। राजस्थान 33% तांबे का उत्पादन करता है। प्रमुख खदान खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर राजस्थान में है। झारखंड 21% तांबे का उत्पादन करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो कॉपर कहाँ होता है? तांबा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पर राजस्थान और फिर झारखंड। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यह है रबड़ कहाँ पर पाया जाता है सबसे अधिक? तो केरल भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल भारत में कुल प्राकृतिक रबड़ उत्पादन का 75 से 80% करता था। भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के मामले में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। तो ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? तो वह धन विधेयक है जो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, वह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है।
एक विधेयक को धन विधेयक तब कहा जाता है जब उसमें केवल से संबंधित प्रावधान हो, केवल 110 आर्टिकल से संबंधित प्रावधान हो। और जो धन विधेयक होता है इसमें जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद लोकसभा में पेश होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा ग्रुप में अल्कोहल पाया जाता है? क्या अल्कोहल से संबंधित था? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जब कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक OH समूह द्वारा कर दिया जाता है तो इससे प्राप्त अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाती है। इसे जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 10H होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी को किससे बढ़ाया जाता है? तो वो बढ़ाया जाता है आयरन से। आयरन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है पालक में। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन लेवल वाले व्यक्ति को, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल लो हो गया है, अधिक आयरन से भरपूर फूड्स खाने से लाभ हो सकता है। आयरन हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करता है, जो अधिक रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। जो हमारी RBC होती हैं उनको बनाने में आयरन महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन खेल से संबंधित भी हैं। LBW किस खेल से संबंधित है? ये सबको पता है, LBW क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो बल्लेबाज को आउट करने की एक विधि है। एक अंपायर परिस्थितियों की एक श्रृंखला के अंतर्गत एक बल्लेबाज को LBW आउट करा दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देख कर जाना है आपको। प्लिनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्लिनी एक लेखक है। जो इसका सही उत्तर है वो नेचुरल हिस्टोरिया। और जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो कौन है? वो है हेरोडोटस। ये याद रखना आपको। तो नेचुरल ऑफ हिस्टोरिया ये प्लिनी की पुस्तक है। आगे चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो सही एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ पता चला है कि इसमें पूछा गया था कि जो वे पुर्तगाली आए थे उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर लगाई थी और कब लगाई थी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो पुर्तगाल से संबंधित क्वेश्चन था ये। तो पीटर बोथ थे जिन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी भारत में। उन्होंने 1605 में मुसलीपट्टम में पहला कारखाना स्थापित किया। उसके बाद 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में बिमिलीपट्टम और 1653 में चिन्नसुरा में स्थापित किया गया। तो ये याद रखने का क्वेश्चन है। 1498 में वास्को डी गामा में भारत आया था, ये भी याद रखिएगा आप, इससे पूछा जाता है। अल्बुकर्क हुआ और भी 2-4 हैं, उनका नाम याद रखने का। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि किस समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 3 लाख से अधिक लोगों को बड़ी सौगात दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गिरिपार के हाटी समुदाय का अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसे ST बोला जाता है। तो ये करंट अफेयर अभी का है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर पढ़ के जाना है, जनवरी का तो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। ताप और आयतन के बीच संबंध किस नियम से दर्शाया जाता है? ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं कि किस नियम से दर्शाया जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। इसमें आपको एक और याद रखना है, चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम, ये आपको देख कर जाना है। ठीक है, चार्ल्स और बॉयल ये इसी के संबंधित है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी को किससे बढ़ाया जाता है? तो ये आयरन से बढ़ाया जाता है, ये अभी मैंने पहले ही बताया है। तो लो हीमोग्लोबिन वाले व्यक्ति को अधिक आयरन की आवश्यकता होती है, और ये पालक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। तो इसी से हमने वीडियो का रिव्यू किया है कि आप देख लीजिएगा इसके से संबंधित इधर उधर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल है स्टडी पॉइंट धामपुर। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये पहले नंबर पर ही मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, इससे स्टडी चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट या स्टडी पॉइंट धामपुर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर डायरेक्ट। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।